दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का पहला वेरीफाइड ट्रिलियनर? Elon Musk is about to be a trillionaire. एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को हिला सकता है। 12 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ में पहला वीडियो गेम बनाया और कुछ ही टाइम बाद इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा बन गया। फिर उसने अपनी सारी कमाई एक ऐसे सपने को पूरा करने में लगा दी जिसे दुनिया पागलपन समझ रही थी। उसकी कंपनी बंद होने वाली थी, पैसा लगभग खत्म हो चुका था, दुनिया उसकी हार का इंतजार कर रही थी। फिर एक लॉन्च ने सब कुछ बदल दिया। आज उसके रॉकेट्स एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते हैं, उसकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती है और उसकी एआई दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज को चैलेंज कर रही है। तो कैसे साउथ अफ्रीका का एक स्कूल स्टूडेंट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया? यह है इलॉन मस्क की कहानी। जून 1971 साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर, एक बच्चा पैदा होता है और नाम रखा जाता है एलोन रीव मस्क। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। एलोन के फादर इंजीनियर थे और माँ मॉडल और डाइटिशियन। एलोन का बचपन उतना परफेक्ट नहीं था जितना लोग आज के टाइम पे सोचते हैं। वो बाकी बच्चों से अलग था। जहां उस उम्र के बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल और वीडियो गेम्स खेलने में अपना टाइम बिताते हैं, वहीं एलोन किताबों में घुसा रहता था। साइंस, टेक्नोलॉजी और सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन। 1980s कंप्यूटर लग्जरी कैटेगरी में आने वाला एक गैजेट था। उस टाइम पे हर किसी के घर में होना पॉसिबल नहीं था। 10 साल की उम्र में एलोन के हाथ एक कंप्यूटर लगा और फिर क्या, प्रोग्रामिंग की किताब उठाई और कोडिंग करना शुरू कर दिया। ना कोई यूट्यूब, ना कोई ऑनलाइन कोर्स और ना ही कोई टीचर्स, बस एलोन और उसका क्यूरियस माइंड। जो मैनुअल 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए बनाया गया था, एलोन मस्क ने उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया। उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हिस्ट्री लिखी जा चुकी थी। जब एलोन 12 साल का था, उस उम्र के बच्चे गेम्स खेलते हैं और एलोन गेम्स बना रहा था। ने उस टाइम एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। फिर उसने वो उस गेम्स के कोड कुछ टाइम के बाद $500 में बेच दिए। आज के हिसाब से ये रकम थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन यहाँ गेम इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है सोचने का तरीका। इस एक इंसिडेंट से एलोन मस्क को ये तो समझ आ गया था कि टेक्नोलॉजी को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। टीनेज तक आते आते एलोन ने एक बात समझ ली थी कि उसे अगर दुनिया बदलनी है तो उसे साउथ अफ्रीका छोड़ना होगा और डेस्टिनेशन थी अमेरिका। 17 साल की उम्र में उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसकी पूरी लाइफ को बदलने वाला था। डेस्टिनेशन थी कनाडा। 1989 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा शिफ्ट हो गया। कनाडा पहुंचने के बाद एलोन मस्क की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी। कभी रिलेटिव्स के घर रुकना, कभी छोटी मोटी जॉब्स करना और पैसे बचाने के लिए जो भी काम मिले वो काम कर लेना। ये वही एलोन मस्क है जिसे आज दुनिया प्राइवेट जेट्स और मिलियंस ऑफ कंपनीज के साथ देखती है। वो टाइम बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ एलोन एक आम आदमी की तरह स्ट्रगल कर रहा था। कनाडा में कुछ साल बिताने के बाद एलोन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और यहाँ उसने 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। ये कॉम्बिनेशन देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एलोन के लिए परफेक्ट था, क्योंकि फिजिक्स उसको सिखा रही थी कि दुनिया कैसे काम करती है और इकोनॉमिक्स की बिजनेस कैसे काम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन के दौरान एलोन ने कैंपस के पास 10 बेडरूम का एक हाउस रेंट पर लिया। पैसे कम थे, इसलिए उसने कोई दूसरा जुगाड़ लगाया। हर वीकेंड पर वो उस हाउस में पेड पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे और चार्ज करते थे $5 का। और धीरे धीरे उनकी पार्टीज इतनी फेमस हो गई कि उनकी पार्टीज में 500 स्टूडेंट आ जाते थे। और बाद में एलोन ने बताया कि सिर्फ एक रात की अर्निंग उनके पूरे महीने का रेंट निकाल देती थी। साल 1995 एलोन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उस टाइम की फेमस यूनिवर्सिटी थी
और हर किसी का सपना था स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेने का। लेकिन एलोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इंटरनेट, डिजिटल रेवोल्यूशन, उसको लग रहा था कि आने वाला टाइम डिजिटल है और उसने अगर इस टाइम का सही यूटिलाइज नहीं किया तो वो बहुत पछताएगा। इसीलिए उसने एक डिसीजन लिया, सिर्फ 2 दिन में स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। सोचिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, सिर्फ 2 दिन एडमिशन और फिर एग्जिट। सभी को एलोन का ये डिसीजन पागलपन लगा, लेकिन एलोन के लिए ये रिस्क नहीं बल्कि फ्यूचर था। स्टैनफोर्ड छोड़ने के बाद एलोन मस्क और उसके भाई किम्बल मस्क ने एक स्टार्टअप शुरू किया, नाम था Zip2। आज के जमाने में गूगल मैप्स और ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज आम बात है, लेकिन 1990s में यह कॉन्सेप्ट नया था। Zip2 न्यूज़पेपर्स और बिजनेस को ऑनलाइन लाने में मदद करता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एलोन के पास पैसा बहुत कम था। इसी कारण से उसको कई बार ऑफिस में ही सोना पड़ता था। कई सालों की मेहनत के बाद Zip2 ग्रो करने लग गया था। कंपनी में इन्वेस्टर्स आने लगे थे, क्लाइंट्स आने लगे थे और फिर 1999 में एक न्यूज सामने आई। कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदने का फैसला लिया और डील की वैल्यू थी $300 मिलियन और एलोन को इस डील से पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हुआ। Zip2 डील से पैसे मिलने के बाद एलोन ने एक और बिजनेस स्टार्ट किया, नाम था X.com। ये नाम सुनकर आज आपको एलोन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म याद आ सकता है, लेकिन यह टोटली डिफरेंट था। X.com एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म था। 1990s के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करने से लोग डरते थे। उस टाइम ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को रिस्की माना जाता था। एलोन का मानना था कि आने वाला टाइम डिजिटली पेमेंट्स का है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। कुछ ही टाइम के बाद X.com का मर्जर एक और कंपनी के साथ हो गया और नाम रखा पेपल। फिर साल आया 2002 जब eBay ने पेपल को खरीदने का फैसला किया और इस डील की वैल्यू थी $1.5 बिलियन। एलोन मस्क को इस डील से करोड़ों का नहीं बल्कि $100 ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हुआ। वो चाहता तो जिंदगी भर आराम से रह सकता था। लग्जरी लाइफ, रिटायरमेंट, ये सब कुछ पॉसिबल था। उसने अपना पैसा उन इंडस्ट्रीज में लगाना शुरू किया जहां मनी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और यही वो टाइम था जहां से शुरुआत होती है स्पेसएक्स और टेस्ला की। लेकिन एलोन का दिमाग उस टाइम पर अलग ही लेवल पर चल रहा था। एक सवाल के बारे में सोच रहे थे कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा। उनका सपना था इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पेसिस बनाने का और उनके इस सपने का पहला स्टेप था स्पेस इंडस्ट्रीज। प्राइवेट कंपनीज रॉकेट्स नहीं बनाती थी और जो स्पेस इंडस्ट्रीज की बात प्राइवेट लेवल पर करता था उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था। एलोन ने सोचा कि क्यों ना इस स्पेस इंडस्ट्रीज की शुरुआत पुराने रॉकेट से की जाए। इसीलिए पुराने रॉकेट्स खरीदने के लिए एलोन मस्क रशिया गए, लेकिन रशिया की मीटिंग उस लेवल की नहीं गई जिस लेवल की एलोन मस्क ने सोचा था। आते टाइम एलोन मस्क जब एक स्प्रेडशीट्स पर उन सारी कैलकुलेशन को चेक कर रहे थे कि किस तरीके से इस स्पेस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया जा सकता है, तो उनको एक बात समझ आई कि पुराने रॉकेट को खरीदने से अच्छा वो खुद का रॉकेट्स बनाए। फिर आया साल 2002। एलोन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को बनाया। ये वही कंपनी है जिसे आज लोग स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर कैसे स्पेस इंडस्ट्रीज को हैंडल कर सकता है, लेकिन एलोन ने हार नहीं मानी। एलोन मस्क ने इंजीनियर हायर किए, कंपनी बनाई और एक मिशन बनाया, लो कॉस्ट विद रीयूजेबल रॉकेट। आज ये नॉर्मल लगता, लेकिन उस टाइम ये इम्पॉसिबल आइडिया था। साल आया 2006। एलोन मस्क ने फैल्कन 1 के नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। सारी टीम एक्साइटेड थी, सभी की नजरें स्क्रीन पर थी। काउंटडाउन शुरू हुआ और रॉकेट उड़ा। कुछ ही टाइम बाद मिशन फेल हो गया। फ्यूल लीकेज की वजह से रॉकेट में आग लग गई और वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। फिर 2007 में एलोन ने दोबारा रॉकेट लॉन्च किया। सभी को लग रहा था कि पुरानी गलतियों से सीख लिया गया होगा। काउंटडाउन शुरू हुआ, सभी की नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन इस बार फिर मिशन फेल हो गया। इन्वेस्टर्स का
कॉन्फिडेंस लो होने लगा था और कंपनी के बारे में क्रिटिक्स तरह तरह की बातें बोलने लगे थे। और क्रिटिक्स का कहना था कि हमने पहले ही कहा था कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से स्पेस इंडस्ट्रीज को हैंडल कर सकता है। फिर आया साल 2008। इस बार स्पेसएक्स के पास पैसा बहुत कम बचा था। स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च किया और रिजल्ट 0। मिशन फिर से फेल हो गया। इस स्टेज पर अगर कोई और कंपनी होती तो वो बंद हो जाती, लेकिन एलोन मस्क ने एक और चांस लेने का फैसला किया। सितंबर 2008 फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह कंपनी के वजूद का सवाल था। काउंटडाउन शुरू हुआ, रॉकेट उड़ा, सेकंड्स मिनटों में बदले और फिर हिस्ट्री बन गई। इस बार फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका था और स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेटली फंडेड कंपनी जिसने लिक्विड फ्यूल रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया। फैल्कन 1 की सक्सेस के बाद नासा ने स्पेसएक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, स्पेसएक्स के लिए ये एक ऑक्सीजन का काम कर रहा था और उनके वजूद को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी भी हो गया था। और फिर एलोन ने एक और डिसीजन लिया। उन्होंने टेस्ला में और पैसे लगाने का फैसला किया। कई लोगों को यह फैसला गलत लगा। आने वाले सालों में टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक हो गई। स्पेस इंडस्ट्रीज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि रॉकेट लॉन्च करो और फिर उसको भूल जाओ, उसको खो दो। इस एक रॉकेट लॉन्च के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर का हार्डवेयर समुद्र में गिर जाता था। एलोन मस्क का एक सवाल था, जब हर फ्लाइट के बाद एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तो रॉकेट को क्यों किया जाता है? इसी एक सवाल ने स्पेसएक्स को रियूजेबल रॉकेट की ओर धकेल दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह इम्पॉसिबल है। और फिर आया वो दिन जब फैल्कन 9 लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद वो वापस भी आ गया। दुनिया हैरान रह गई थी, स्पेस इंडस्ट्रीज के रूल बदले जा चुके थे। साल 2018 में स्पेसएक्स ने फैल्कन हैवी लॉन्च किया। उस टाइम का यह लॉन्च सबसे पावरफुल मिशंस में से एक था। अदर इंडस्ट्रीज जहां इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए कंक्रीट और मेटल यूज करती थी, वहीं एलन मस्क ने अपनी पर्सनल टेस्ला रोडस्टर को रॉकेट में सेट किया और एक मैनिकन डैशबोर्ड पर बिठाया जिसका नाम था स्टारमैन। कुछ ही टाइम के बाद रॉकेट लॉन्च हुआ, रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा और टेस्ला स्पेस में तैरती दिखाई दी। ये हिस्ट्री की पहली ऐसी तस्वीर बन गई थी जहां एक कार स्पेस में तैर रही है। टेस्ला के शेयर्स बढ़ने लगे, स्पेसएक्स की वैल्यू बढ़ने लगी और देखते देखते इन दोनों कंपनीज के शेयर इस लेवल तक चले गए कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। 12 साल का एक लड़का जो अपने कमरे में बैठकर कोडिंग सीख रहा था, शायद उसको भी नहीं पता था कि एक दिन वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और उसकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेगी, उसके रॉकेट स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। आई एम एलोन मस्क, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि याद दिलाने वाली बात है। एक आइडिया, एक डिसीजन और एक हार ना मानने वाली जिद पूरा फ्यूचर बदल सकती है। और एलोन मस्क की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। द फ्यूचर इज स्टिल बीइंग रिटन।